अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मीन्स नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो ये बदलाव जो है स्टूडेंट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, उनके पेरेंट्स पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है 2020 ये किसको रिप्लेस की है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। मतलब इसके पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्या नाम था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसी को क्या किया है? रिप्लेस की है। आप देख सकते हैं कि कितने ईयर्स हो गए, मतलब 34 ईयर्स, बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। इसके मतलब 34 सालों में कोई भी नई शिक्षा नीति नहीं आई है। और ये अब तक जो शिक्षा नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, वो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसी के बेस पे चल रही थी। लेकिन अब क्या 2020 में मोदी सरकार में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, तो ये किसको रिप्लेस किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। और कितने साल बाद? 34 ईयर्स बाद, मतलब 34 साल बाद। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टर्म रहा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टर्म क्या है। सेकेंड टर्म है कि MHRD मिनिस्ट्री को का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री रहती है, जैसे कि फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो वैसे जो शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी MHRD मिनिस्ट्री में होती थी। तो अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हो कि MHRD मिनिस्ट्री के जो मिनिस्ट्री है उनका नाम है रमेश पोखरियाल। तो उनको अब क्या कहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर कहेंगे। वो अब एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं, शिक्षा मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो MHRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। अब थर्ड मेजर पॉइंट है कि पहले जो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या कहता है? GDP का 4.4% क्या होता था? शिक्षा पे खर्च होता था। लेकिन अब ये जो न्यू पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्या होगा कि GDP का अब 6%, ठीक है, 6% क्या होगा? शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च होगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि कितना कितना परसेंट बढ़ा है? बहुत कम परसेंट है, मतलब कि 1.6% तो है। लेकिन अगर इसका अमाउंट देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। जैसे कि नियर अबाउट अगर अमाउंट होगा तो 2 लाख हो सकता है कि 2 लाख करोड़ जाए। ठीक है, कौन इसका अमाउंट। तो चलिए, ये तो रहे मेजर पॉइंट बड़े बड़े कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं चेंजेस। अब हम ये जानेंगे कि स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या फ्रेंड्स, हम क्या कैसे करेंगे? टू बार्स में डिवाइड करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एक तो स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, स्कूलिंग के लिए 12th लेवल पे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, और कैसे कैसे चीज़ें को बच्चे ले सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे सॉन्ग्स है, कुछ भी है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम स्कूल लेवल पे देखते हैं कि स्कूल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर टू पार्ट्स में करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले हम स्कूलिंग लेवल पे देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पैटर्न। पहले क्या होता था कि हम लोग का पैटर्न था क्या? 10+2, इसी में हम लोग की स्कूलिंग ख़त्म हो जाती थी। और यही पैटर्न था, 10 तक हम लोग स्कूलिंग करते थे, उसके बाद 11th 12th करते थे, उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी 10+12 ना होकर इसका पैटर्न क्या हुआ? चेंज हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? 5+3+3+4 मीन्स क्या होगा? चलिए 5 इसके बारे में जान जाते हैं। 5 मीन्स पहले बच्चा नर्सरी में जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा? LKG, उसके बाद UKG, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया? 5 क्लासेस हो गए। उसके बाद 3 का देखिए क्या होगा? अच्छा, ठीक है, इसको पहले क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्री प्राइमरी लेवल। ओके, प्री प्राइमरी लेवल। उसके बाद 3 है। 3 पैटर्न क्या है? 3 पैटर्न है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको क्या कहेंगे?
प्राइमरी लेवल। ओके, और अब क्या है, फिर 3 है, उसके बाद क्या होगा, 6th 7th 8th, इसको क्या कहेंगे, मिडिल लेवल, ठीक है, मिडिल। उसके बाद लास्ट क्या है, 4th, इसका क्या मतलब होगा, 9th 10th 11th एंड 12th, मीन्स इसको कहेंगे हायर लेवल, ठीक है, सॉरी, लेवल। तो आप समझ जाइए कि अब पैटर्न जो 10+2 का था हम लोग के टाइम, अब ये नहीं होगा, पैटर्न क्या होगा, 5+3+3+4, मीन्स 5 के लिए नर्सरी, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद ये इसको प्री प्राइमरी लेवल कहा गया है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। थर्ड, फिर 3 का मीन्स होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्राइमरी लेवल, फिर 3 में 7 6 मिडिल लेवल, और उसके बाद 4th में किया जाएगा 9th 10th 11th 12th, और इसको हायर लेवल कहा गया है। तो ये पैटर्न है। ओके, एक और मेजर चेंज हुआ है इसमें पैटर्न में। क्या पहले होता था कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम के होते थे 10th और 12th के होते थे, ठीक है, 10th 12th के बोर्ड एग्जाम होते थे, 9th और 11th के इंटरनल एग्जाम होते थे, स्कूल पे एग्जाम हो जाते थे। अब क्या होगा कि 9th 10th और 12th तीनों के जो तीनों क्लासेज हैं उनके क्या होगा, इंटरनल लेवल पे एग्जाम होगा, बस बोर्ड एग्जाम किसका होगा, 12th का होगा। ओके, 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता था वो अब नहीं होगा, वो भी क्या होगा, 9th और 11th की तरह इंटरनल एग्जाम उसका होगा। ओके, तो ये रहा पूरा पैटर्न कि पैटर्न क्या है। चलिए फिर इसको इरेज कर देते हैं और सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एज, इसको तो ऐसे ही समझ लेंगे। एज क्या है, पहले बच्चे 5 साल 6 साल जितने साल के हो जाए उतने साल को एडमिशन कराया जाता था, लेकिन इसमें कहा गया है कि एज का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब अगर 3 साल के बच्चे हो जा रहे हैं तो उसको नर्सरी में एडमिशन करा देना चाहिए, करा दिया जाएगा। ओके, अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है। हम लोग में जब 10th पास करते थे तो 11th में जाते कोई साइंस लेता था, ठीक है, 3 ग्रुप्स होते थे, ठीक है, साइंस, कॉमर्स और एक आर्ट्स, ठीक है। इसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हम लोग को पढ़ना रहता था। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इसमें हिस्ट्री, आर्ट्स में जियोग्राफी, मतलब इस 3 कैटेगरी में बांटा जाता था चीज़ों को, और इसी में से बच्चे क्या करते थे, सब्जेक्ट को चूज करते थे, सब्जेक्ट को नहीं, इस कैटेगरी को चूज़ करते थे, ठीक है। जो साइंस से पढ़ता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब पढ़ता था, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ते थे, आर्ट्स वाले हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, मतलब बहुविषयक तंत्र से। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे, अब जो साइंस वाले बच्चे हैं फिजिक्स के साथ अपने मन मुताबिक हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले अपने कुछ सब्जेक्ट के साथ साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी अब यहाँ पे मन मुताबिक कोई बाउंड्री नहीं रहेगी कि आपको साइंस के हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़िए, आपको इंटरेस्ट है अगर हिस्ट्री में या किसी आर्ट्स सब्जेक्ट में तो आप उसको नहीं ले सकते, नहीं। अगर आपको फिजिक्स में मन लगता है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री में आपको मन लगता है तो हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मतलब आपके मन मुताबिक आप सब्जेक्ट आपको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है बच्चों को, अपनी रुचि के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंजिंग हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मिनिमम मार्क्स। जब कोई सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता था, ठीक है, तो जब उसमें अगर उसको आगे लेवल पे या आगे लेवल पे पढ़ना रहता था, पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ भी, तो उसको उसमें कम से कम 70% मार्क्स लाना रहता था कि आप अगर 70% मार्क्स उसमें लाए हैं तब आप उस सब्जेक्ट में क्या है, अच्छे हैं और आगे के लिए आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये भी क्राइटेरिया हटा दिया गया है। आप भले 70% उस सब्जेक्ट में न लाएं और आपको इंटरेस्ट है, आप उससे पढ़ना चाहते हैं, उससे आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स जो था वो भी हटा दिया गया है। उसके बाद है ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटर्नशिप प्रोग्राम। अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। बच्चा जब 6 लेवल पे जाएगा तो पढ़ाई के साथ साथ उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी भाग लेना पड़ेगा। मीन्स आपको 6 लेवल के बाद या तो प्लम्बर, ठीक है, या आपको
टेलर, प्लम्बर, टेलर, कुक, ठीक है, कई कारपेंटर, ये जो स्किल डेवलप्ड करने वाले जो ये चीज़ें होती हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, स्किल डेवलप करने के लिए इन लोगों के पास जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में यही होता है कि 6 लेवल पे पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने अंदर कोई एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कोई भी स्किल, आप किसी नाई के पास जाके कुछ सीख सकते हैं, बाल काटना या कुछ भी करना, या आप टेलर के पास जाके अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, टेलरिंग में कुछ काम कर सकते हैं। और कुक, मान लो कोई कुक है, उसके पास भी जाके आप खाना बना रहे हैं, उसमें कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो यही इसका है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में कि पढ़ाई के साथ साथ 6 से लेकर 12 तक आप कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाके स्किल डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये कहा, आप ये सोच सकते हैं कि अब हम पढ़ लिख के ये सब करेंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब करने से मतलब नहीं, आपने अंदर स्किल डेवलप करने से मतलब है। इस एजुकेशन का, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इसका एम यही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप कोई भी काम करिए लेकिन उसमें लगन से, मन से करेंगे तो वो प्रोफेशनल आपका बन जाएगा। जैसे मनीष मल्होत्रा है, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो एक टेलरिंग का ही काम करते हैं, एक तरह से टेलर ही हैं वो, लेकिन वो क्या है, फैशन डिज़ाइनर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस काम को बहुत लगन से किया और उस काम को क्या कर दिया, प्रोफेशन अपना बना दिया, प्रोफेशनल बना दिया। तो यही है इस शिक्षा नीति का कि आप स्कूलिंग के साथ साथ, ठीक है, 6 से लेके 12 तक कोई भी स्किल अपने अंदर, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी स्किल डेवलप कीजिए। फिर उसका आपको इंटर्नशिप का एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 12th पास करने के बाद अगर आप चाहे तो सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, अपना कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और खुद मतलब सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं आप। तो इसीलिए इसको जोड़ा गया है, किसको, इंटर्नशिप प्रोग्राम को। और जो हमारी माइंड होते हैं, माइंड की सोच होती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, इसको भी हटाने के लिए ये कहा, ये इसमें इस पॉलिसी में इसको ऐड किया गया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसको स्किल डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये रहा इंटर्नशिप। दूसरा है कोडिंग प्रोग्राम, बच्चों को 6 से ही कोडिंग प्रोग्राम सिखाया जाएगा। आप सुने होंगे बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ये क्या था, छोटे से ही, मतलब कि कम उम्र से ही क्या कोडिंग करना सीख गए थे, और इनका माइंड भी क्या हो गया था, शार्प हो गया था। इसीलिए बच्चों को 6 से ही या छोटे लेवल से ही क्या कोडिंग करना सिखाया जाएगा, जिससे उनका माइंड क्या हो, शार्प हो, मतलब वो बहुत तेज तरार हुए और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी वो कर सके, ठीक है। तो ये है कोडिंग, ये भी ऐड किया गया है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड रिलेटेड असेसमेंट, मतलब असेसमेंट मतलब आकलन। पहले टीचर ही आकलन करते थे बच्चों का कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 3 लेवल पे, ठीक है, 3 लेवल पे आकलन होगा, असेसमेंट होगा। कैसा, पहला होगा सेल्फ असेसमेंट, ओके, उसके बाद होगा क्लासमेट असेसमेंट, उसके बाद होगा टीचर असेसमेंट। तो ये तो पहले होता ही था टीचर असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स होता है आकलन, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट मीन्स बच्चा अब खुद का आकलन करेगा कि वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासमेट असेसमेंट, अब उसके बाद जब वो अपना असेसमेंट कर ले उसका, तो दूसरे में क्या होगा, वो उसके खुद के क्लासमेट क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे, बताएंगे कि ये कितना प्रेजेंट रहता है, कितना एब्सेंट रहता है क्लास में, कितना इसका अटेंशन रहता है, और कितना ये पढ़ने में तेज है या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होगा टीचर असेसमेंट, तो पहले भी होता था और अब भी होगा। तो इस तीनों के हिसाब से क्या होगा, उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, ठीक है। अब ये हो गया असेसमेंट, आकलन। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5th मतलब 5th तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं होगी कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए, वहाँ की जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, उसी भाषा में बच्चों को 5 तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक इसमें ऐड हुआ है। और लास्ट है एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स अब बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम में, और प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं,
मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये होता है कि आपको पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चन आएगा ही, मतलब व्याख्या वाले क्वेश्चन आएंगे, लिखना पड़ेगा आंसर, लेकिन ये नहीं कि आप किसी चीज़ को रट लिए और उसको आप मान लीजिए कोई डिफिनेशन है उसको आप रट लिए तो आप लिख लेंगे डिफिनेशन, नहीं। डायरेक्टली डिफिनेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली लॉ नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए न्यूटन का लॉ है तो पूछ दिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ये नहीं पूछेगा। सिचुएशन देगा, कोई ऐसी सिचुएशन दे देगा जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में जो न्यूटन है उसका कौन सा लॉ उसमें लग रहा है, कौन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ। तो आप अगर चीज़ों को समझे रहेंगे, समझ के प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे रहेंगे, तब जाके आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप अब रट्टा नहीं मार के आप क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इससे बच्चों का क्या होगा, दिमाग तेज होगा और चीज़ों को समझने में भी वो बहुत अपना वो करेंगे। रट्टा, ये जो रट्टाफिकेशन होता है ये थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत कम हो जाएगा। तो ये रहा पूरा स्कूलिंग लेवल पे क्या बदलाव, क्या नए बड़े चेंजेज हुए हैं जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे उनके एजुकेशन पे। अब हम जानेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, सबसे पहले तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ मीन्स कि पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग, जैसे BHU के लिए, JNU के लिए या लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, किसी सब यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग देना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसी के लेवल पे या हमारे मेरिट के लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी को हम किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं। मतलब एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी मीन्स मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। ये क्या है, पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते थे तो उसमें 1 साल 2 साल करके अगर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप 1 साल कभी कोई चीज़ ग्रेजुएशन किए, जैसे कि BTech हो, BCom हो, BSc हो, तो उसका भी क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। मीन्स अगर आप 1 साल किसी ग्रेजुएशन कर लिए रहते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, 1 साल करके अगर आप छोड़ देंगे किसी भी BTech कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल भी करके छोड़ देंगे तो। अगर 2 साल करके छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल आप पूरा कर रहे हैं तो डिग्री तो वैसे मिलेगी ही। मीन्स कहने का यही मतलब है कि अगर आप 1 साल भी करते हैं, 2 साल भी करते तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो यही है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। ओके, अब ग्रेजुएशन 2 लेवल पे होगा, 2 टाइप्स में होगा, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स। 3 इयर्स उनके लिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब करना चाहते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 3 इयर्स का ग्रेजुएशन रहेगा। लेकिन अगर जो उसके बाद मास्टरी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, ठीक है। 4 साल के बाद अगर वो मास्टरी करना चाहते हैं तो मास्टरी 2 साल की होती है, तो उसमें भी उनको 4 साल के बाद जो ग्रेजुएशन करके जाएगा वो 1 साल की मास्टरी करेगा, ठीक है। तो ये है कि 2 लेवल पे होगा ग्रेजुएशन में। उसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। मैंने हम लोग को स्कूल में ही पढ़ा था कि बहुविषयक क्या विषय, ठीक है, कि ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उसमें डांसिंग है या सिंगिंग है, कोई कोर्स है और तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके साथ भी वो कोर्स कर सकते हैं। सिलेबस स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कोई भी लेवल की यूनिवर्सिटी हो या कोई भी स्कूलिंग हो, क्या सिलेबस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लास्ट है 100 टॉप यूनिवर्सिटी। हाँ, जो पूरे इंडिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन अब क्या करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। उसके बाद है मास्टर ऑफ फिलोसफी। पहले रिसर्च करने के लिए या उसके MSc करने के बाद, मास्टरी करने का, उसके बाद PhD करने के पहले क्या मास्टर ऑफ फिलोसफी करना पड़ता था, वो अब ये करना नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद न्यू
न्यू 100 फॉरेन जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जो ब्रांचेज है वो क्या होंगे, भारत में, इंडिया में इस्टेब्लिश्ड होंगे। मीन्स अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ने के लिए बच्चे क्या करते थे, बाहर जाते थे, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके इंटरनेशनल लेवल पे की पढ़ाई करते थे, तो वो अब बाहर ना जाके अपने ही देश में कर सकते। कैसे? क्योंकि कुछ फॉरेन 100 फॉरेन कंट्रीज़ की 100 फॉरेन जो कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कुछ ब्रांचेज क्या होगी, अब इस्टेब्लिश्ड होंगी इंडिया में भी। मतलब आप इंडिया में रह के फ़ॉरेन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये पूरे बदलाव जो हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हुए हैं, और ये स्कूलिंग लेवल पे जो मैंने बताया वो सब, तो ये स्कूलिंग लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, आपका इस पर क्या सजेशन है। तो अगर आपका कोई सजेशन है इस पर तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।